अच्छा जी, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने शेप्स वगैरह को पूरा पढ़ लिया था। एंड या वी वर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट ऑफ विद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट? ऐसा ही है। यस। ठीक है। हम जल्दी से पहले आते हैं, हमने पहले थोड़ी सी बात कर ली थी कि देखिए सर, हमारे पास मॉलिक्यूल के बीच में, विद इन अ मॉलिक्यूल वी हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, विद इन मॉलिक्यूल्स वी हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट? ठीक है, आई वुड से कि मैं इस या बात को ना कहीं लिख भी देता हूँ कि देखें सर, विद इन अ मॉलिक्यूल वी हैव, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको सब लिख लें अपने पास के। देखें सर, विद इन a molecule we have strong covalent bonds. Within a molecule we have strong covalent, टाइम लिख दिया मैंने, वाह हो गया। within a molecule we have strong covalent bonds, but between molecules we have weak intermolecular forces. ओके जी, गॉट दिस थिंग? सबको समझ आ रहा है? आगे चलो। यस। उमर, यू गॉट इट? यस सर। इसको काइंडली लिख भी लें प्लीज जल्दी से, एंड टेल मी व्हेन यू आर डन, फिर हम आगे चलते हैं। डन। ओके जी, ठीक है जी। उमर आगे चले। यस सर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमारे पास एएस में हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, मेरी आवाज सही आ रही है ना सबको? आवाज, लाइक माय वॉइस इज ऑडिबल, राइट? या ओके। या सो इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर हम बात करें, हमारे पास तीन टाइप की हैं। एक इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, एक परमानेंट डायपोल, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जरा इनके केस को समझते हैं। सबसे पहले हम आईडीआईडी फोर्सेस पे आते हैं, जिनको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। आईडीआईडी फोर्सेस का दूसरा नाम क्या होता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हम कहते हैं दे आर प्री, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दे आर प्रीडोमिनेंट इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। हमारे पास जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कि नॉन पोलर की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है सर? Cl2। तो इनके अंदर दे आर बेसिकली मोर डोमिनेंट, हमें ज्यादातर नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर आईडीआईडी फोर्सेस नजर आती हैं। अब जरा इनके पूरे केस को समझते हैं, ठीक है? जल्दी से शाबाश। लंदन डिस्पर्शन, अच्छा हाँ चलो, अगेन आईडीआईडी फोर्सेस की बात करते हैं। अब देखें, ये मेरे पास ना, मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए, ओके? अब जरा इस मॉलिक्यूल को देखें। मुझे ये बताएं, क्या आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं? व्हाट डू आई मीन बाय मोबाइल? बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द स्ट्रक्चर मूव कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एट एन इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल पर जमा हो जाए? यस और नो? या या बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी ना। एक इंस्टेंट के लिए, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जमा हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे ज्यादा देर के लिए जमा हो जाएंगे, तो हमारे पास ना सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी, और यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, जिसको हम नेगेटिव डाइपोल कहेंगे। मुझे बताएं, क्या इस डायपोल को मैं इंस्टेंटेनियस डायपोल कह सकता हूँ? यस और नो? बिकॉज एट एन इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन वर मूविंग, और वो एक साइड पे जमा हो गए, तो इस साइड पे जमा होने की वजह से सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुई, तो मैं इस डायपोल को कह रहा हूँ इंस्टेंटेनियस डायपोल। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? या यस। अब मुझे बताएं एक छोटी सी बात, जब इसके ऊपर नेगेटिव डायपोल आएगा, डोंट यू थिंक ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे चले जाएंगे? तो इसके बराबर में ये जो ये वाला पोर्शन है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव डायपोल आ जाएगा। यस और नो? या Just tell me one यस। thing. Can I call this dipole as induced dipole? Because राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हमारे पास एक नेगेटिव डायपोल आता है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल कह रहे थे। और
दिस साइड पे जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन था, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ने रिपेल किया, तो इस पोर्शन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए। एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए, तो यहाँ पे आपके पास एक ना पॉजिटिव डायपोल जनरेट हो गया। मुझे बताएं, क्या इस डायपोल को मैं इंड्यूस डायपोल कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या ये अपोजिट डायपोल है सर? बिल्कुल डायपोल है। तो क्या मुझे बताएं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? यस और नो? Yes, sir. Okay. तो इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे आईडी फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। एट एन इंस्टेंस इलेक्ट्रॉन वर मूविंग, वो राइट साइड पर जमा हो गए, तो यहाँ पे एक नेगेटिव डायपोल आ गया, और उसी के साथ साथ जो उसके बराबर वाला था, उसके ऊपर बेसिकली एक डायपोल इंड्यूस हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस डायपोल कह देंगे। ओके। अब ये यहाँ पे राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, तो यहाँ पे एक नेगेटिव डायपोल, उसके बराबर में पॉजिटिव डायपोल, तो इन सब के बीच में ना अट्रैक्शन होती रहेगी, होती रहेगी। अब मेरी बात समझिएगा, देखें, इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि आफ्टर अ वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के वहां चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के वहां चले जाएंगे, तो ये नेगेटिव डायपोल यहाँ जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे एक पॉजिटिव डायपोल जनरेट हो जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों कर रहे हैं? उसका सिर्फ रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं थ्रू आउट द सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से डायपोल जनरेट होगा। अब क्या हुआ कि एट एन इंस्टेंट यहाँ पॉजिटिव डायपोल आ गया, जिसने बराबर वाले पे इंड्यूस डायपोल, एक डायपोल को इंड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो गई, तो ये कंटिन्यूसली अट्रैक्शन वैरी करती रहेगी। मुझे ये बताएं, क्या ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, सर नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताएं, ये जो डायपोल मैंने बनाए हैं, क्या ये डायपोल परमानेंट डायपोल है या पार्शियल डायपोल है? Partial. सर ये जो डायपोल्स हमने बनाए हैं, ये पार्शियल डायपोल है। उसका रीजन क्या है सर? कि ये डायपोल बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो डायपोल जनरेट हो रहा है, कभी जनरेट हो रहा है फिर टूट रहा है, जनरेट हो रहा है फिर टूट रहा है, जनरेट हो रहा है फिर टूट रहा है। तो ये एक ना कंटिन्यूस प्रोसेस है। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ आ रही है? Yes. तो ये आपके पास डायपोल जनरेट हो रहा है, टूट रहा है, जनरेट हो रहा है, टूट रहा है, तो ये सारे मामलात हैं। अगेन, तो इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, आईडी फोर्सेस कहेंगे। अब आप मुझे खुद बताएं, डोंट यू थिंक ये अट्रैक्शन कम होगी? बिकॉज ये अट्रैक्शन वीक होगी, वीक नॉट कम बेसिकली। डोंट यू थिंक ये अट्रैक्शन वीक होगी, बिकॉज डायपोल कंटिन्यूसली जनरेट भी हो रहा है, टूट भी रहा है, जनरेट भी हो रहा है, टूट भी रहा है। राइट? मेक सेंस? Yeah. तो हमारे पास ये जो अट्रैक्शन होगी, ये वीक अट्रैक्शन कहलाएगी, और क्योंकि आपका डायपोल कंटिन्यूसली जनरेट भी होगा, ब्रेक भी होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आईडी फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है जी। मुझे बताएं, ये सबको Getting बात समझ आ question रही? है। या प्लीज प्लीज प्लीज। आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ब्रेक कैसे होती है? दोबारा दोबारा, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। मेरी बात सुने। उमर उमर प्लीज लेट मी नो वन थिंग। इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे क्या, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या एक जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो मुझे बताएं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एट एन इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाए राइट साइड पे, फॉर अ लॉन्गर Yeah. पीरियड ऑफ टाइम? तो इस पे एक Yeah. नेगेटिव डायपोल, इन ये डायपोल जो बनेगा, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल कहलाएगा, ऐसा ही है उमर? Yeah. अब मुझे बताएं, ये जो नेगेटिव डायपोल था, इसने इसके बराबर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर, बराबर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉजिटिव डायपोल को इंड्यूस कर दिया, तो कहना ऐसे है कि ये इंड्यूस डायपोल हो गया, यस और नो? Yes. इनके बीच में फिर अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसको हम आइडियली फोर्सेस कह देंगे। अब मुझे बताएं, क्या इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, या वो एक जगह पे बैठे ही रहेंगे, या वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे? Continuously Continuously. move. अब मुझे उमर ये बताया, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, पहले यहाँ जमा हो जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो उठ के यहाँ चले जाएं? यस और नो? Yeah. तो जब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो ये नेगेटिव डायपोल उठ के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव डायपोल हो जाएगा। तो डोंट यू थिंक कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बहुत मोबाइल है सर, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, तो आपका डायपोल भी वेरी करता रहेगा, तो आपकी जो अट्रैक्शन है वो भी कभी टूटेगी, कभी बनेगी, कभी टूटेगी, कभी बनेगी। डू गेट द कॉन्सेप्ट? हाँ, ओके ओके। श्योर आयशा, आपको समझ आ रही है बात? जी। अब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आइडियली फोर्सेस का। अब हाँ इसको है। ना थॉरली प्रॉपर्ली यहाँ पे देखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखें सर, electrons within the molecule are mobile and constantly moving. This constant movement creates a fluctuating dipole. ठीक है, मतलब कि आपके पास सर जो इलेक्ट्रॉन्स है विद इन द मॉलिक्यूल, दे आर मोबाइल एंड कंटिन्यूस एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं। हम कहते हैं दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इट विल क्रिएट अ फ्लक्चुएटिंग डायपोल। मतलब आपके पास ना जो एक मॉलिक्यूल का पार्ट है, उसके ऊपर एक फ्लक्चुएटिंग डायपोल जनरेट हो जाएगा। हम कहते हैं कि दीज डायपोल्स आर मेड एंड फिनिश्ड कॉन्स्टेंटली। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है? उसका सिर्फ रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपके पास बहुत वेरिएबल है, कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे। वो ऐसा नहीं कि वो राइट साइड पे आके थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे,
वो बहुत थोड़े कम टाइम के लिए रुकेंगे फिर साथ ही लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। तो डायपोल भी आपके पास वेरी करता रहेगा, तभी हम इसको कह रहे हैं पार्शियल डायपोल। आगे चलते हैं। दे आर सेइंग एट एनी वन इंस्टेंट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल Cl2 कैन possess an instantaneous dipole due to the movement of electron on one side of the molecule। देखिए वो कह रहे हैं कि होगा क्या कि किसी भी एक इंस्टेंट पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात हो रही है अभी, हमारे पास क्या होगा, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल आ जाएगा on one side of the molecule, and this instantaneous dipole will induce a corresponding dipole in the neighboring molecule। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से सर यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस डायपोल आया था, और इस इंस्टेंटेनियस डायपोल ने कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर, सॉरी, नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर एक कॉरेस्पॉन्डिंग डायपोल इंड्यूस कर दिया, जिसको हम इंड्यूस डायपोल कह रहे हैं। दिस रिजल्ट्स इन द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड आईडीआईडी फोर्सेस। ठीक है। अब शाबाश आराम से तसल्ली से ये तीनों पॉइंट्स को पढ़ें, मतलब ये वाले पूरे पार्ट को पढ़ें, एंड जस्ट टेल मी, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से पढ़ें एंड टेल मी, फिर आगे चलते हैं। Done. अच्छा जी, ठीक है। उमर आपको क्लियर है, आगे चले। Yes, sir. हम कहते हैं कि देखिए सर, दीज फोर्सेस आर वीक बट कैन एक्ट ऑन ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू एनी अदर इंटरमोलिकुलर फोर्स। हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्सेस है ना, ये वीक होती हैं, बट दे कैन एक्ट ऑन ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू एनी अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है। मतलब कि होता क्या है कि देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ना आईडीआईडी फोर्सेस के अलावा पीडीपीडी फोर्सेस भी हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो उनके साथ साथ ना आईडीआईडी फोर्सेस भी एक्ट कर रही होगी। द ओनली रीजन इज दैट कि आईडीआईडी फोर्सेस का जो लाइक क्रिएशन है, या आईडीआईडी फोर्सेस जो जनरेट होती हैं, वो जस्ट जनरेट होती हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हर मॉलिक्यूल के अंदर मोबाइल होती है। ओके जी, आगे चलते हैं। देन वी से दैट द ease of electron cloud disorder and therefore the IDID forces magnitude increases by the increasing the number of polarizable electrons। अब जरा इस बात को समझें। पहले मुझे बताएं, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से डायपोल जनरेट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, यस और नो? बिल्कुल हो रहे थे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की Yes. वजह से डायपोल जनरेट हो रहे थे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक डायपोल को जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताएं, आप दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने, एक है F2 और एक है Cl2। मुझे आप बताएं उमर, F2 के अंदर एक फ्लोरीन के अंदर नाइन, एक फ्लोरीन एटम के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक क्लोरीन एटम के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, फ्लोरीन के अंदर, F2 के अंदर, या Cl2 के अंदर? उमर, कैन यू हेयर मी? Yeah. ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होंगे, F2 के अंदर या Cl2 के अंदर? Cl2. अब मुझे बताएं, जब इलेक्ट्रॉन Cl2 में ज्यादा हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी ज्यादा होगी, यस और नो? Yep. तो डोंट यू थिंक ये जो पार्शियल डायपोल्स बनेंगे, वो थोड़े और स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे, एज अगर हम उसको कंपेयर करें विद क्लोरीन? बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए किसी जगह पे जमा होंगे, वो डायपोल भी और स्ट्रांगली नेगेटिव होगा, तो वो स्ट्रांग नेगेटिव डायपोल बराबर वाले मॉलिक्यूल के ऊपर एक और ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव डायपोल इंड्यूस करेगा। तो डोंट यू थिंक कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज्यादा होती है, तो आपकी टेक्निकली स्पीकिंग आईडीआईडी फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, यस और नो? Yes. ये बात समझ आ रही है आयशा? जी। हम क्या कहेंगे कि देखिए सर, द ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसऑर्डर। सर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसऑर्डर का क्या मतलब है? आयशा आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे ज्यादा देर के लिए जमा हो गए थे, यस और नो? Yes. तो क्या आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट नहीं हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वर सपोज टू बी इक्वली सेपरेटेड थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, इजंट इट? Yeah. तो Yeah. यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हम कहेंगे द ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसऑर्डर एंड देयरफॉर द आईडीआईडी फोर्सेस
मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स। जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो वही इलेक्ट्रॉन्स पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और वो भी ज्यादा हो जाएंगे। राइट, तो इसके केस में फिर क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत अच्छे से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं कि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आईडीआईडी फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। बाकी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी ये बात डिपेंड करेगी। बस हम ये कहते हैं कि हायर द आईडीआईडी फोर्सेस, हायर द बॉइलिंग पॉइंट। प्लीज यहाँ तक देखिए, मुझे बताएं, क्लियर है? आगे चलते हैं फिर। Yes, sir. क्लियर है? ओके ग्रेट। अब हम आ रहे हैं ब्रांचिंग के ऊपर और स्ट्रेट चेन के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, आप एज एन इलेक्ट्रॉन सोचें, ठीक है, और मुझे बताएं, लेट्स से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए आईडीआईडी फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऊपर है। अब लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा आपको ना रेस करनी है, ठीक है। आपके सामने दो ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक ये रहा और एक ट्रैक ये रहा। अब आप मुझे बताएं, आप किस ट्रैक को प्रेफर करेंगे, ट्रैक ए को या ट्रैक बी को? आपको रेस करनी है, राइट? आपको जो है ना एक कार रेस में जाना है, तो विच ट्रैक यू विल प्रेफर, ट्रैक ए और ट्रैक बी? ट्रैक ही। ट्रैक ए। सर ट्रैक ए हम क्यों प्रेफर करेंगे? वो एक लंबा ट्रैक है, एक सिंपल सीधा ट्रैक है, हम आसानी से इसके ऊपर अपनी कार की स्पीड को बढ़ा सकेंगे, प्रॉपरली मूव कर सकेंगे। यस और नो उमर, ये बात समझ आ रही है? उमर, कैन हेयर मी? Yes, sir. तो एज एन इलेक्ट्रॉन मैं ट्रैक ए को प्रेफर करूंगा। ट्रैक बी में इशू क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट पे आएगा ना, तो बोलेगा मैं कहाँ जाऊँ, मैं राइट साइड पे जाऊँ, मैं लेफ्ट साइड पे जाऊँ, मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? गेटिंग माई पॉइंट? तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर हम एज एन इलेक्ट्रॉन देखें, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सबसे अच्छी कहाँ होगी, स्ट्रेट चेन में होगी। उसका रीजन क्या है, मोर सरफेस एरिया है, मोर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, देखें, एंड इसके अंदर स्ट्रॉन्गर आईडीआईडी फोर्स होगी, तो हायर मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ब्रांच में सरफेस एरिया भी कम है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी कम है, तो वीक आईडीआईडी फोर्स हो जाएंगी एंड लोअर मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब सर जब भी हम स्ट्रेट चेन से ब्रांचिंग की तरफ जाएंगे, तो ड्यू टू ब्रांचिंग आईडीआईडी फोर्सेस बिकम वीक, एंड इवेंचुअली आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिर भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। प्लीज इस पार्ट को देखिए, मुझे बताएं, क्लियर है? आगे चलें, Yes, sir. एक दफा गो थ्रू भी कर लें प्लीज। आयशा आप भी कर लें, एक दफा मुझे बता दें। क्लियर है जी? आगे चलो। जी। ओके। अब हम आते हैं पीडीपीडी फोर्सेस के ऊपर, जिनको हम कहते हैं परमानेंट डायपोल फोर्सेस। हम ये कहते हैं कि जो डायपोल डायपोल या परमानेंट डायपोल फोर्सेस हैं, ये हमें पोलर कंपाउंड से मिलेंगी। अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा आप HCl का एक ना कंटेनर ले लें, कंटेनर में HCl लें। जब आप HCl को लेंगे तो जाहिर सी बात है सर, HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब मुझे बताएं आयशा, क्या कभी ऐसा होगा कि हमारे पास क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव डायपोल आ जाए? नो। कभी भी ऐसा नहीं होगा, राइट? मतलब हमेशा क्लोरीन के ऊपर ये जो डायपोल है ये रहेगा ही रहेगा, इजंट इट? या। तो अगर आप एक कंटेनर के अंदर HCl गैस को लेंगी ना, HCl को, तो पता है क्या होगा, इवन अगर उन दोनों के सेम डायपोल्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और वो इस ओरिएंटेशन में खुद को चेंज करेंगे कि उनके अपोजिट डायपोल्स एक दूसरे के सामने आ जाए, और ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। अब मुझे बताएं, हम कहते हैं कि पीडीपीडी फोर्सेस ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है, उसका रीजन समझे। मुझे बताएं, क्या कभी ऐसा होगा कि ये नेगेटिव डायपोल हटे या पॉजिटिव डायपोल हटे? यस और नो? हमेशा ये डायपोल्स यस। ऐसे कैसे रहेंगे ना, है ना? ये कभी डायपोल हटेंगे नहीं, राइट? या। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, उमर मुझे बताएं, क्या वो अट्रैक्शन परमानेंट होगी या पार्शियल अट्रैक्शन होगी? ये देखो देखो, permanent. देखिए ऊपर ऊपर मुझे बताएं, डायपोल कंटिन्यूसली बन रहे थे, टूट रहे थे, राइट, है ना? Oh, हाँ, partial, partial. तो ये सुने सुने सुने, ऊपर वाले केस में, आईडीआईडी फोर्सेस के केस में, आपके पास डायपोल्स कंटिन्यूसली बन रहे थे, टूट रहे थे, तो अट्रैक्शन जी. पार्शियल थी। नीचे अगर अच्छा. आए पीडी फोर्स में, तो मुझे बताएं, क्या कभी इनके डायपोल्स टूटेंगे? नहीं. तो क्या इनके बीच में परमानेंट अट्रैक्शन नहीं होगी? हाँ, होगी. तो डोंट यू थिंक कि ये आपके पास जो है ना आईडीआईडी फोर्सेस से थोड़ा स्ट्रांगर हो जाएगा? जी. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्गर देन आईडीआईडी फोर्स। हम कहेंगे कि देखिए मॉलिक्यूल्स हैविंग डायपोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर,
whatever their orientational they will flip and bring opposite charge ends adjacent to each other। मतलब होगा क्या कि जब भी आप मॉलिक्यूल्स को लेकर आएंगे सामने, भले से उनके opposite चार्ज एंड भी सामने आ जाएंगे ना, वो एक दूसरे को रिपेल करके ओरिएंटेशन, भले से उनके लाइक लाइक डायपोल्स भी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करके ओरिएंटेशन इस तरीके से करेंगे कि opposite डायपोल्स जो है ना वो एक दूसरे के सामने आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली पीडीपीडी फोर्स कहलाएंगी। मुझे बताएं आयशा, हम ये क्यों कहते हैं कि पीडीपीडी फोर्स हमें नॉन पोलर पोलर कंपाउंड्स में ही मिलती है, ये नॉन पोलर में क्यों नहीं मिल सकती बेटा? जी। पीडी uh पीडीपीडी फोर्स हमेशा पोलर में क्यों दिखेंगी बताएं? बिकॉज सर। जी जी प्लीज। I don't know. अरे ये क्या बात हुई? अभी मुझे बताएं, अभी हमने पीडीपीडी फोर्सेस में एक बात पढ़ी कि ये परमानेंट डायपोल फोर्सेस हैं। अब मुझे बताएं, आपके जो पोलर कंपाउंड्स है क्या सिर्फ उन्हीं के अंदर परमानेंट डायपोल्स होते हैं ना? यस और नो? जी। अब आपका जो नॉन जी। पोलर कंपाउंड है जैसे कि Cl2, तो उसके अंदर परमानेंट डायपोल है? यस और नो? है। परमानेंट डायपोल है Cl2 के अंदर? नहीं, Cl2 वो पार्ट, सॉरी। नहीं, वो तो नॉन नहीं। पोलर है, उसके अंदर तो कोई डायपोल नहीं है, राइट है ना? तो या। बेसिकली जब आपके कंपाउंड के अंदर डायपोल ही नहीं होगा तो फिर उसके अंदर हम अट्रैक्शन कैसे करा पाएंगे? राइट। तो उसके लिए फिर हमें कोई और काम करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली क्या है, हम ये कहते हैं कि देखिए जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड है ना, जैसे कि Cl2, जैसे कि H, कार्बन, ये सारे कंपाउंड्स, इन सब को जो है ना, अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो ये सारे बेसिकली कंपाउंड्स हैं, जैसे कि Cl2 और ये HC, हाइड्रोजन कार्बन वगैरह, ये सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर कभी भी परमानेंट डायपोल्स नहीं आएंगे। वेयरएज अगर आप इन सब कंपाउंड की बात करें, HCl, HF और बहुत सारे और कंपाउंड हैं, तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनके अंदर एक ये परमानेंट अट्रैक्शन होगी ही होगी, बिकॉज एक डायपोल परमानेंट है, राइट? तो आपके पास तभी पीडीपीडी फोर्सेस जो है ना, they'll get stronger than IDID forces, because IDID forces happens in non-polar compound। और non-polar compound की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो non-polar compound के ऊपर कोई डायपोल नहीं होता। वैसे अगर मैं पीडीपीडी फोर्सेस की बात करूँ तो वो सिर्फ आपके पास जो है ना परमानेंट डायपोल, जो समझे आपके पास जो पोलर कंपाउंड है उनके अंदर ही मिलेगा, बिकॉज पीडीपीडी फोर्सेस इज द रिजल्ट ऑफ परमानेंट अट्रैक्शन। तो आपको बिल्कुल पार्शियल अट्रैक्शन नहीं करनी। ठीक है जी। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यस। या। यहाँ छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर ही पीडीपीडी फोर्सेस होगी। लेट्स से अगर आप यहाँ पे देखें वाटर को, H2O को, तो हाइड्रोजन के अंदर ये H2O का जो वाटर है, इस हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव डायपोल है, ये परमानेंट डायपोल है, और ये क्लोरीन के ऊपर परमानेंट नेगेटिव डायपोल है। तो इवन दो ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग हैं, बट ऑफ कोर्स डायपोल्स तो आपके पास है ना, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी ही होगी। तो डायपोल्स जो है ना, जो ये पीडीपीडी फोर्सेस हैं, ये सिर्फ ये सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हो सकती है, और आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर भी मतलब दिखाई जा सकती है। जैसे कि देखें आप HCl की भी पॉसिबिलिटी है, और H2O और HCl की भी पॉसिबिलिटी होती है। मुझे बताएं, क्लियर है जी? आगे चलो। जी। ओके। अब हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। देखिए मेरी बात सुने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहले कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करते हैं। देखिए ये कोई अलग से टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं है, ये एक टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। और मैं अगर आप लोगों को एक बात बताऊं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, ये समझे आप, ये ना एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ पीडीपीडी फोर्सेज है। तो समझो पीडीपीडी फोर्सेज जो है ना, ये हमारा पूरा रूम है, और इसमें सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है हमारे पास, बेसिकली जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाला पार्ट है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, तो वो पोर्शन बेसिकली आपके पास कहलाता है पीडीपीडी फोर्सेस। ओके जी। अब साइंटिस्ट ने ये देखा कि समझे ये पूरा रूम है जिनके अंदर परमानेंट डायपोल फोर्सेस हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन आ रहा है ना, वो कब आ रहा है? जब आपके पास इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हाइड्रोजन हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो। तो उन्होंने उस पोर्शन को अलग किया और उसको नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, हालांकि ये कोई अलग से टाइप ऑफ फोर्सेस नहीं है। जरा इसको देखते हैं। हम कहेंगे देखिए सर, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है and hydrogen bonding is the attraction between electrodeficient hydrogen and the most electronegative elements। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जब आप इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत डेफिशिएंसी है, उसकी अट्रैक्शन कराएंगे विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनके साथ, नॉफ के साथ। जब आप इनके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ अट्रैक्शन कराएंगे, तो अट्रैक्शन बेसिकली कहलाएगी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे जरा इस पे आते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है। अच्छा देखो, इनके अंदर ना बस एक छोटी सी बात और डिफरेंट होती है कि यहाँ पर जो नॉर्मल पीडीपीडी फोर्सेस होती है ना, वो बस डायपोल डायपोल फोर्सेस होती है। यहाँ पे आपके पास जो परमानेंट जो नेगेटिव डायपोल वाला स्पीशीज है ना, उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए। अब मुझे बताएं, यहाँ ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर है। तो ये एक लोन पेयर ऑक्सीजन का बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद दिस इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन, और दूसरा लोन पेयर बनाएगा विद दिस इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन। मुझे बताएं, क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं? बिकॉज ये आपके पास इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, एंड ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ऑक्सीजन। यस और नो? यस। या अब यहाँ छोटी सी मुझे एक बात बताएं, आयशा प्लीज आप बताएं, मुझे बताएं ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव डायपोल है, यस और नो? यस। हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव डायपोल है, यस और नो? जी। तो डोंट यू थिंक कि ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही तो लग रही है सर, है ना? हाँ, क्या ये अपोजिट डायपोल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रही क्या, यस और नो? हो रही है। क्या आपको ऊपर भी तो ये दिख रही थी ना बेटा? ऊपर भी तो ये दिख रहा था ना, या कुछ और दिख रहा था? इजंट इट? या। तो हम ये कहते हैं कि देखिए सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जहाँ तक बात है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली टाई एक ना, आपको जैसे मैंने बताया कि ये अलग से कुछ नई चीज नहीं है। ये समझो पीडीपीडी फोर्सेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रपोर्शन है। और इसमें क्या है कि आपको बस एक चीज का मेक श्योर करना है कि जो भी आपके पास अट्रैक्शन कर रहा है उसके पास लोन पेयर हो। अब यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स है कि अगर आपके पास दो लोन पेयर्स होंगे तो आप दो इलेक्ट्रोडिफिशिएंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर पाएंगे। एक लोन पेयर होगा तो एक इलेक्ट्रोडिफिशिएंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोडिफिशिएंट हाइड्रोजन एक है तो आपका भी एक लोन पेयर इस्तेमाल होगा। ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी अभी 2 मिनट के अंदर। मुझे बताएं, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर है, यस और नो? यस। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रो वाटर के दो इलेक्ट्रोडिफिशिएंट हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन करा दी। जैसे कि देखें, दो और वाटर मॉलिक्यूल्स है और उन्होंने इस तरीके से एक पूरा जो है ना चेन ऑफ अट्रैक्शन बना दी। तो आपके पास जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो बहुत आइडियलिस्टिक है। हम ये कहते हैं कि पर वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही लोन पेयर से। बट पूरा मॉलिक्यूल थ्रू आउट, अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात करूँ ना, तो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ हुआ है चार हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। दो तो उसने खुद बनाए हुए हैं और दो किसी और ने इसके साथ बनाए हुए हैं। प्लीज इसको देखिए, मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है, yes or no? मैंने लिखा है कि पर H2O मॉलिक्यूल वी हैव टू लोन पेयर्स एंड टू इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड हेंस फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक मिनट रखिएगा। हाँ जी, तो हम कहते हैं कि एन ओवरऑल फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। मतलब कि अगर आपका पूरा वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो इटसेल्फ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? क्या ये बात सबको क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड ये लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच की अट्रैक्शन का नाम है, यस और नो? यस। सबको या क्लियर है? उमर की बात आगे चले। या अब नीचे आते हैं NH3 पे। तो जब हम NH3 पे आए ना, तो अमोनिया मॉलिक्यूल बोल रहा था कि देखिए सर, मेरे पास एक लोन पेयर है और तीन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन है। तो उसने क्या किया, अपने एक लोन पेयर के साथ ना एक इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करा। फिर उसने मुझे बोला कि सर काइंडली मेरे भी तीन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन है, आप उनकी अट्रैक्शन करा दें। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला कि आप वन लोन पेयर लेकर आए हैं तो आपके भी एक हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये वन लोन पेयर लेकर आया था, इसने खुद एक इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करा था, तो हमने भी किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलकर इसके एक ही हाइड्रोजन को एंटरटेन किया, बाकी दो हाइड्रोजन को रहने दिया। जैसे कि देखिए, वहां पे दो लोन पेयर थे तो दोनों इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गए। यहाँ पे एक लोन पेयर था तो एक इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ और उनके बीच में अट्रैक्शन हुई। ठीक है, सो पर NH3 मॉलिक्यूल, आपके पास NH3 मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के अंदर। मुझे बताएं, क्या ये बात क्लियर है, यस और नो? यस। अब यहाँ पे मुझे आयशा ये बताएं कि मैंने इन बाकी दोनों हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन क्यों नहीं की। उसका रीजन क्या है कि देखिए सर, अगर हम बाकी दोनों के साथ अट्रैक्शन करेंगे तो पूरी ओरिएंटेशन खराब हो जाएगी। जब मैं अगर एक कंटेनर के अंदर मीथे NH3 लूंगा तो मैं चाहूंगा ना कि सारे मिल के एक प्रॉपर सबके बीच में एक अट्रैक्शन हो, यस और नो? यस। तो क्या मुझे बताएं कि हमारी सिमेट्री पूरी खराब नहीं हो जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर खराब नहीं हो जाएगा अगर हम सिर्फ इसके दो हाइड्रोजन को भी एंटरटेन करेंगे, यस और नो? हो जाएगा खराब। बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अगर आप एक लोन पेयर लेके आएंगे तो आपका एक हाइड्रोजन ही एंटरटेन होगा। नीचे वाले केस में आते हैं, HF वाले केस में। यहाँ पे फ्लोरीन वॉज लाइक के देखिए मेरे पास थ्री लोन पेयर्स हैं। तो हमने बोला कि लेकिन देखिए सर, आपके पास इशू क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन कम है, जरा गौर कीजिएगा।
ऊपर दोनों बराबर थे तो आइडियलिस्टिक काम होता, लाइक बिलीव मी बहुत आइडियल केस है। यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन था, और यहाँ पे सॉरी एक लोन पेयर और तीन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन थे। इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन ज्यादा थे, लोन पेयर कम थे। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन कम है, तो फिर भी हम आपका एक लोन पेयर ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस फ्लोरीन के लोन पेयर के और इस इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन आ गई, और ये इस पूरे एचएफ ने, इस फ्लोरीन ने एक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड करा, मतलब ये अट्रैक्शन दिखाई। तो हम कहेंगे कि देखिए इन एच एफ आपके पास एक इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन है, देयरफॉर एक ही कोवलेंट बॉन्ड, एक ही आपके पास, और बेसिकली आपके पास तीन लोन पेयर्स हैं। बट आपके पास जो एफ है फ्लोरीन, वो बेसिकली एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और पूरा एच एफ जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड का पार्ट है। प्लीज इसको देखिए और मुझे बताएं, क्लियर है ये दोनों एग्जांपल्स आराम से तसल्ली से। Yeah. आयशा, यू गॉट इट? NH NH3 में बाकी दो के साथ सिमेट्री कैसे खराब हो जाएगी? अगर आप मुझे बताएं, लेट्स से मैं, मेरे पास अगर ना मैं एक कंटेनर के अंदर 50 NH3 लेता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि सारे जो है ना मिल के जो है ना बेसिकली अट्रैक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मतलब कि जो अट्रैक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास बाकी दो हाइड्रोजन भी हो, तो मुझे फिर इनको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर डोंट यू थिंक कि मुझे इन सबको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन लगाने पड़ेंगे? यस और नो? तो ये तो पूरा एक जी। हेक्सागोनल चेन बन जाएगी, माउंटेन टाइप। बट हमारे पास तो कंटेनर ऑफ द गैस में तो गैस गैस के साथ थ्रू आउट द कंटेनर फैले हुए होते हैं, तो ये काम हम्म। मुश्किल हो जाएगा। अगर ओके। आपके पास एक ही लोन पेयर होगा ना, तो बेटा आपका भी एक इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन को ही एंटरटेन किया जाएगा। और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन होगा तो आपके सिर्फ एक लोन पेयर को एंटरटेन किया जाएगा। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? जी। Yeah. यस। ओके जी, ओके। फिर हम कहते हैं कि देखिए सर, बात यह है कि आपके पास जो ये अट्रैक्शन है ना, सिर्फ मतलब ये एक सिर्फ बॉन्डिंग के एतबार से नहीं, अगर हम बेसिकली बात करें, अच्छा चलो ये बात तो हम कह सकते हैं कि देखिए द हायर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द हायर द बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हायर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी हायर हो जाएगा। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि अगर आप देखें, ये आपके पास एक अल्कोहल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, राइट? ये अल्कोहल था, ये वाटर मॉलिक्यूल था। अब इसके अंदर हमें देख रहे हैं कि देखें सर, बेसिकली जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो। यहाँ वाटर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है कि नहीं है। तो यहाँ तो ऑफ कोर्स है, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहाँ पे भी वही केस है। तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो जाएगी, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। तो जब आपके पास किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, तो हम ये कहते हैं कि देखें सर, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर बढ़ जाती है। द मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स द मोर द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ओके जी, गॉट दिस थिंग? ओके। Yeah. श्योर? तो अगर हम बात करें पीडीपीडी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो सर पीडीपीडी में डायरेक्ट डायपोल्स और डायपोल्स की बीच की अट्रैक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यही करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके पास इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हाइड्रोजन हो और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और आपको अट्रैक्शन हमेशा लोन पेयर से बनानी है, किसी भी रैंडमली तरीके से नहीं बनानी। ओके जी, गॉट दिस थिंग? ओके बात समझ सर। आ रही है? Yeah. या। ठीक है जी, ठीक है। तो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला पूरा कॉन्सेप्ट अलहमदुलिल्लाह खत्म हो गया। आईडीआईडी फोर्सेस हो गया, पीडीपीडी फोर्सेस हो गया। ठीक है जी, सबको क्लियर है? आगे चलो। या। ओके जी, अब हम आते हैं बेसिकली ओवरऑल डायपोल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं डायपोलैरिटी। पहले सबसे पहले हम इस कार्बन और ऑक्सीजन को देखते हैं। देखें, कार्बन और ऑक्सीजन वाला पोल जो जो डाय जो बॉन्ड है ना, वो बेसिकली पोलर बॉन्ड है। क्यों सर? बिकॉज इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी है और कार्बन भी है। तो इनके बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट? तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड जो है ना आपके पास पोलर इन नेचर है। यस और नो? ये बात समझ आ रही है? यस। अब हुआ क्या कि आपने CO लिया और यहाँ पे दो बार, मतलब आपने बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉ को ड्रॉ किया, CO2। तो बेसिकली अब मुझे बताएं, एक तरफ से यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच रहा है, एक तरफ से यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पुल कर रहा है। तो डोंट यू थिंक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेंटर में ही रहेगी, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में ही रहेगा, वो डिस्टॉर्ट होगा ही नहीं। या। यस और नो? तो हम कहेंगे कि देखिए सर, इन कार्बन डाइऑक्साइड द डायपोल्स कैंसिल आउट ईच अदर, मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड अ नॉन पोलर बॉन्ड। होगा क्या कि डायपोल
राइट पे भी नेगेटिव, लेफ्ट पे भी नेगेटिव, तो डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जिससे कि इफेक्ट को, और आपके पास जो ओवरऑल कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। मुझे बताएं, क्लियर है सबको, आगे चलो। Yeah. यस। अब इस कंपाउंड को देखें, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, तो अगेन हम कहेंगे कि देखिए सर, इस पूरे कंपाउंड की पोलैरिटी ऐसी हो जाएगी कि इस हिस्से पे नेगेटिव डायपोल, इस हिस्से पे पॉजिटिव डायपोल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उस पे नेगेटिव डायपोल है, और बाकी सब पे पॉजिटिव डायपोल है, तो आपका ओवरऑल डायपोल कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। ओके। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग। नीचे वाले पे आते हैं। नीचे वाले में भी यही है कि ऑक्सीजन है और कार्बन हाइड्रोजन है, तो अगेन डायपोल मोमेंट इस तरीके का होगा कि यहाँ पे नेगेटिव डायपोल, यहाँ पे पॉजिटिव डायपोल। ओके जी, उम्र क्लियर है, आगे चलो बेटा। Yes, sir. अब मुझे बताएं, क्या ये पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है? प्रोवाइडेड मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड पोलर इन नेचर है। Uh, ये डोंट यू yeah, थिंक ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? मैं नॉन पोलर पता है क्यों कह रहा हूँ? I पता है think क्यों non. No. नॉन पोलर क्यों होगा? बिकॉज ये सारे कार्बन जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने की कोशिश करेंगे, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि समझो, ये दो Cancel. एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, ये दो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में ही रह जाएगी, तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कहलाएगा। मुझे बताएं, ये बात क्लियर है सबको, आगे चलो। Yes, sir. यस सर। आयशा मुझे प्लीज इस कंपाउंड का बताएं। इसमें सर कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। डोंट यू थिंक ये डिफरेंस बहुत कम है? जी। 0.4 है, तो इसका मतलब सर ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कहलाएगा। पोलर। नो नो, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, आई मीन टू से नॉन पोलर कहलाएगा। ओके। ओके। अब आयशा इस कंपाउंड का बताएं, ये क्या होगा? नॉन पोलर होगा। कैसे बेटे? उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। बेसिकली सर, जो आपके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है, तो सब लोग अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करें, तो आपके पास रिजल्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में ही रह जाएगी, राइट? तो आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में ही रह जाएगी, तो आपके पास कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। ओके जी, मेक सेंस? ओके। ठीक है जी। ये वाटर की ओवरऑल डायपोल मोमेंट ऐसे बनाएंगे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। ओके, इस तरीके से एरो जा रहा होगा। ऑल राइट, ये बात सबको समझ आ रही है? प्लीज इसको जरा गौर से देखें।